नमस्कार दोस्तों आज का जो हमने टॉपिक लिया है, जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग अगर देख रहे होंगे तो आप देखे होंगे कि पहले भी टैक्स सिस्टम पर जो चर्चा की गई है, उसी तरह आज भी टैक्स से संबंधित ही चर्चा है। जैसे कि हम पहले वीडियो में पढ़े कि कराधान का सिद्धांत या अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं, तो 4 हम विशेषताएं पहले पढ़ चुके हैं। अगर तुरंत हम रिकैप कर सकते हैं, जैसे कि पहला है समता का सिद्धांत, दूसरा है दो है लेकिन दूसरा हो गया आपका निश्चितता का सिद्धांत, तीसरा हो गया सुविधाजनक का सिद्धांत, चौथा हो गया मितव्ययता का सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत हम पढ़े थे। ठीक उन सिद्धांत जिस तरह से एक अच्छी कराधान पर सिद्धांत का एक अच्छा माना जाता है कि कराधान सिद्धांत ये है, ठीक उसी के अतिरिक्त अन्य कई जो है अच्छे सिद्धांत हैं जो कर व्यवस्था के लिए, इसको हम बोल सकते हैं टॉपिक, अगर हम दें इस टॉपिक का नाम, तो अच्छी कर प्रणाली की अन्य विशेषताएं। जो पहले हम विशेषता बता चुके हैं वो तो है, उसके अतिरिक्त ये कुछ विशेषताएं हैं, इसको देखेंगे क्या क्या विशेषताएं हैं, देखते हैं। तो 2 विशेषताएं इसमें देखने को मिलेगा। एक मिलेगा कर उत्प्लवता, जैसे इंग्लिश में कहते हैं टैक्स बायोन्सी। दूसरी लोचदार कर व्यवस्था, इलास्टिसिटी। अब समझेंगे ये 2 व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे आज। तो अगर हम पहला जो है कर उत्प्लवता, इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम इससे पहले 2 शब्दों के बारे में जानेंगे, क्योंकि इन 2 शब्दों के माध्यम से हम कर उत्प्लवता को आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि इन्हीं शब्दों से जुड़ा है कर उत्प्लवता। ये कौन 2 शब्द हैं? 2 शब्द हैं, एक है कर आधार और दूसरा है कर अपवंचन। हम समझते हैं कि कर आधार क्या है, आखिर कर आधार क्या होता है। तो परिभाषिक तौर पर कहें तो समझने की कोशिश करना, अदरवाइज इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम आसानी से समझेंगे। कर आधार वे आर्थिक इकाइयाँ होती है, यानी कर अदा करने की व्यक्तियों की संख्या से है, वे आर्थिक इकाइयाँ से है जो कर की अदा करती है, कर भुगतान करती है। सपोज कि हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया की अपनी व्यवस्था है, तो कर प्रणाली है। उस कर प्रणाली में सरकार के जितनी भी आय का स्रोत है, तो देखें कि सपोज कि इंडिया के पास देखें कि जनसंख्या बहुत है, यहाँ पर कंपनियाँ भी है, तो इन कंपनियों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि यही एक क्या है, कर आधार का एक माना जाता है ना, कि यानी कहें तो कि जितनी है, कोई फर्म है, कोई व्यक्ति है, तो उनकी जो भुगतान जो की जाती है, जो सरकार जहाँ से भुगतान कर की वसूली करती है, उन्हीं संख्या से कर आधार माना जाता है। जैसे जैसे कर आधार में वृद्धि होती है, सरकार की राजस्व संग्रह में भी वृद्धि होती है। कर आधार में वृद्धि कई कारणों से हो सकता है। जैसे अगर देश में जीडीपी में वृद्धि हो, क्योंकि जीडीपी के वृद्धि यह दर्शाता है कि कर आधार में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, राइट। तो जैसे जैसे जीडीपी की वृद्धि होगा, जीडीपी वृद्धि होने से कर आधार में वृद्धि होगा, और कर आधार में वृद्धि होने से सरकार की राजस्व संग्रह में भी वृद्धि होगी। तो मोटा मोटी आप समझ चुके हैं कि कर आधार ये क्या होता है, इसी को कहते हैं कर आधार। जब
कर आधार में वृद्धि हो, जब कर आधार में वृद्धि हो लेकिन कर की संग्रह में वृद्धि ना हो, तो हम क्या कह सकते हैं इसको? तब हम कह सकते हैं यह क्या हो रहा है, एक तरह से एक कर का अपवंचन है, अर्थात कर की चोरी है, जिसे आम बोलचाल भाषा में कहते हैं कि कर की चोरी हो गई। इसी को अच्छे टर्म के साथ टर्मोलॉजी शब्दावली यूज किया जाता है, कर अपवंचन, टैक्स इवेजन। तो सरकार टैक्स इवेजन को अगर नियंत्रित कर ले, कई उपाय अगर अपनाए, तो कर आधार में वृद्धि के साथ साथ राजस्व संग्रह में भी वृद्धि होगी। आइए इन दो शब्दों की अब समझ ही गए होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जुड़ा हुआ इससे महसूस करते हैं हमेशा, और ये व्यवहारिक सब्जेक्ट भी है। आइए अब हम समझते हैं कर उत्प्लवता, कि कर उत्प्लवता टैक्स बाउंसी क्या होता है। टैक्स बाउंसी उत्प्लवता एक साइंस का कॉन्सेप्ट है, उसमें पढ़ा जाता है उत्प्लवता क्या होता है। कि जैसे कोई चीज़ अगर वृद्धि हो, जैसे कि कोई पंप होता है ना, हवा भरने पर उसकी वृद्धि है, लेकिन हवा भरने के बावजूद भी नहीं वृद्धि हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है, छेद है, इसलिए क्या हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से इसमें टैक्स बाउंसी क्या होता है, कि जब कर आधार में वृद्धि हो और जब राजस्व संग्रह में भी वृद्धि हो, तो इसे तो इस कर पर तो उस देश में जहाँ पर कर, जहाँ भी एक कर प्रणाली है, उस कर प्रणाली में माना जाता है कि यहाँ उत्प्लवता क्या है, कर उत्प्लवता विद्यमान है। लेकिन कर आधार में वृद्धि के बावजूद जब कर संग्रह में वृद्धि ना हो, तो माना जाता है कि इस कर प्रणाली में कर की भी जो उत्प्लवता है मौजूद नहीं है। अर्थात यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि हम कह सकते हैं कि कर की अगर कर संग्रह में वृद्धि करना है, तो सरकार को चाहिए कि टैक्स बाउंसी का जो कॉन्सेप्ट तभी लागू होगा जब कर अपवंचन को कम किया जाए, क्योंकि जैसे जैसे हम कर अपवंचन कम करते हैं, तो कर आधार में भी वृद्धि होने से कर संग्रह में वृद्धि होगी, तो इसे कहते हैं टैक्स बाउंसी। इसके अतिरिक्त एक ये हो गया, पहला हो गया ज्ञान विशेषता, दूसरा हो गया लोचदार कर व्यवस्था। शब्द में भी कुछ मीनिंग इसका क्लियर हो ही जाता है, लोचदार व्यवस्था क्या होता है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु में किसी बाह्य बल के द्वारा जब उसकी मूल अवस्था में परिवर्तन हो जाए, और जब बाह्य बल कम होने पर या समाप्त होने पर उस वस्तु की मूल अवस्था पुनः प्राप्त हो जाए, तो इसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इसी प्रकार यह साइंस का कॉन्सेप्ट है। यह कॉन्सेप्ट अर्थशास्त्र में या कर संबंधित जो पढ़ रहे हैं इसमें उपयोग किया जाता है। तो इसको देखेंगे कि आखिर कैसे कर में इसको प्रयोग किया गया। सपोज कि अब किसी भी देश, अगर हम अमेरिका की बात करें, एक विकसित कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, एक विकसित देश है। जब इन विकसित देशों में एक अपनी टैक्स प्रणाली है, तो ये टैक्स प्रणाली जो है, तो इसमें अगर क्या चाहे कि सरकार चाहती है कि हम क्या करें, कि इस पर हम सोचते हैं कि कर की दर में वृद्धि कर दें और इससे हम अपना कर संग्रह में वृद्धि करें, ये सरकार चाहती है। तो कर की दर में वृद्धि कर, जब कर की संग्रह में वृद्धि करना चाहे और कर संग्रह में वृद्धि करने पर वहाँ की जनता जब विरोध भी ना करे, किसी तरह की वहाँ पर ये ना कहे कि कर की संग्रह में वृद्धि हो, मतलब कर दर में वृद्धि करके कर संग्रह विरोध कर दे, क्योंकि विकसित देश में इसलिए यह व्यवस्था लागू भी होता है। कर दर यानी
लोचदार कर व्यवस्था, क्योंकि वहाँ की देश की जो लोगों की आय है वो उच्च प्रति व्यक्ति आय होता है, तो वहाँ वे देश इस तरह के भुगतान करने के लिए सक्षम होते हैं। लेकिन जो विकसित देश है, अल्प विकसित देश या विकासशील देश है, वहाँ पर यह व्यवस्था कारगर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ की उच्च प्रति व्यक्ति आय दर नहीं होता है। चलिए थोड़ा इसको और कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी में लाते हैं। जैसे कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब कर की दर में परिवर्तन से है, लोचदार व्यवस्था कर की दर की परिवर्तन से है, अर्थात जब सरकार अपनी राजस्व में वृद्धि करने के लिए कर की दर में परिवर्तन करती है तो करती है राइट, तो इससे क्या होता है कि कर की संग्रह में वृद्धि होती है, लेकिन यह मात्र एक सरकार के अवसर देता है, क्योंकि सरकार के पास दो अवसर है, या तो एक कर आधार में वृद्धि करे या कर संग्रह में वृद्धि करे, कर दर में वृद्धि करे। लेकिन एक अच्छे अर्थव्यवस्था के लिए कर दर में वृद्धि अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि कर दर में वृद्धि करने से आप उस अर्थव्यवस्था में एक माना जाता है ना कि पहले से इतना तो कमी था और इसमें आप ले लिए, इस भाव से माना जाता है कर दर। लेकिन कर अगर आधार में वृद्धि हो तो इसे माना जाता है कि उत्पादन प्रक्रिया बढ़ रहा है, जिसमें अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। तो इसलिए कर आधार में वृद्धि करके अगर सरकार वृद्धि करती है तो बहुत अच्छी मानी जाती है, और अगर सरकार कर दर में वृद्धि करती है अच्छा नहीं माने जाते हैं, अर्थात यह सरकार के लिए अवसर होती है। तो यह वो कर की लोचदार व्यवस्था। तो आज दो टॉपिक पढ़े, दो विशेषताएं देखें, एक देखें टैक्स बाउंड्री और दूसरा देखें इलास्टिसिटी, लोचदार कर व्यवस्था, और अन्य दो शब्द देखें कर आधार और कर इवेजन, टैक्स इवेजन जो कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर के किसी इकोनॉमिक्स के नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या उसमें कौन से कॉन्सेप्ट को हम इसके और जोड़ सकते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू।